जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा, वेल्डिंग प्रशिक्षक ITI क्योलारी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अपना 2022 ख़त्म हो चुका है और नया साल अपना आ चुका है। तो नए साल में है ना, हमने सोचा कि क्यों ना भी अपन अपने परीक्षा की तैयारी भी चालू कर दें। तो ये हमारा मंथली टेस्ट 2022 का पहला पेपर है। और भी पेपर मेरे पास हैं, ये भी मैं आगे डालता रहूँगा। और मुझे इसे मेरे पास पूरी सीरीज है इसकी, अपना मंथली टेस्ट 2022 की। तो ये सारी सीरीज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और उसके अलावा मुझे यदि और भी पेपर मिलते हैं तो उन्हें भी मैं आपको एक एक करके हल कराऊंगा। तो मैं आपको बिल्कुल मैराथन तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं है कि फटाफट पढ़ा दूँ आपको और आगे चलूँ, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो हम प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में समझें और ये सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो गलत है तो क्यों और सही है तो क्यों, हमको इसको समझना है। ठीक है, तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम आपको अच्छी तरीके से समझ सकें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन जब कभी इनसे आपका सामना हो तो आप इनका जवाब अच्छे से दे सकें। पहला ऑप्शन क्या है? AC। AC एक विद्युत है अपना। DC ये भी एक विद्युत है। AC में जो हमारा करंट है 50-50 की फ्रिक्वेंसी में चलता है, 50-50 फ्रिक्वेंसी में चलता है, या 50-50 बोल सकते हैं अपन, या 50-50 फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। और DC विद्युत में अपन मोटा मोटा देखें तो 70-30 है ना का रेशो चलता है कि प्लस में 70% हो गया और माइनस में 30% हो गया, है ना। ये विद्युत सीधी चलती है। ठीक है, तो अपन इसका प्रयोग भी वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है अपना? A और B। क्या आएगा अपना? इसका तीसरा आएगा। नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता ना। इसका अपना आएगा बूथ A और B। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? इनमें से कौन सी ठोसी अवस्था की वेल्डिंग विधि है? तो पहला है फ्रिक्शन वेल्डिंग, है ना। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि एक हिस्सा अपना स्थिर होता है, एक चलित होता है। इसको समथिंग अपन बहुत ज़्यादा RPM में जब घुमाते हैं तो इसके बीच में क्या होता है, अपना जो लोहा होता है वो अपना प्लास्टिक की स्थिति में जाता है। प्लास्टिक की स्थिति मतलब मुलायम हो जाता है, लाल हो गए मुलायम हो जाता है। जैसे मुलायम होता है तो उसको हम प्रेशर से दबा के जोड़ देते हैं, है ना, फ्रिक्शन। तो ये भी ठोसी अवस्था है। इसमें अब ठोसी अवस्था का मतलब ये कि इसमें जो अपना मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। लिक्विड मतलब फ्यूजन फॉर्म में नहीं आता, फ्यूज नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है अपना, मुलायम होता है, फ्यूज नहीं होता है। इसी को अपन ठोसी अवस्था बोलते हैं। वो ठोसी अवस्था में ही रहता है, नरम होता है लेकिन वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करता है। ऐसे अपन क्या कहते हैं, ठोसी अवस्था। जब तक हमको ये समझ पे नहीं आएगा तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। हमको हर एक वेल्डिंग के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा कि कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग है, कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। ये समझ पे आएगा, उसके बाद ही हम इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, है ना। तब अगला सेकंड ऑप्शन है एक्सोथर्मिक वेल्डिंग। ठीक है, तो जहाँ पे भी थर्मिक से मतलब तापी वेल्डिंग है, उसमें छिपी वेल्डिंग है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, अपन जो धातु को फ्यूज नहीं करते हैं, सिर्फ प्लास्टिक की स्थिति में लाते हैं और छोड़ देते हैं। इंडक्शन वेल्डिंग ये भी सेम है अपना, है ना। प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं अपन। तो इसमें भी अपन जो मेटल है इसको फ्यूज नहीं करते हैं, ठोसी अवस्था में लाके अपन जोड़ देते हैं, है ना। तो इसके बारे में आपकी बुक है, आप इसको गहराई से इसकी स्टडी कीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन यदि हमको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम इसका आंसर गलत दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन तीनों जो यहाँ पे वेल्डिंग के नाम दिए, फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सोथर्मिक वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, इन ये तीनों ही वेल्डिंग क्या है, ठोसी अवस्था वेल्डिंग है ना। तो इसका आंसर अपना आएगा ऑल ऑफ द एबोव। इसका आंसर क्या आएगा अपना? ऑल ऑफ द एबोव। अपने कोशिश पे इसका आंसर दे सकते हैं, ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है अपना। अब अगला प्रश्न नंबर 4, निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है ना। अब ये पूछ रहा है कि निर्माण गैस सिलेंडर मतलब जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर गैस वेल्डिंग में नहीं, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये इसकी जो बॉडी है इसको बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है ना। तो जैसा कि हमने सिलेंडरों का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, है ना, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर किस धातु का बना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर किस धातु का बना होता है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ढलवुल लोहे का नहीं बना होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मन में होता है कि नहीं ढाल के बनाया जाता, तो ये भी अपना नहीं है इसका आंसर। ठीक है अपना। अगला है अपने पास निकल स्टील। क्या है अपने पास? निकल स्टील। तो यह भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है,
यह भी इसका आंसर नहीं है अपना, ठीक है। तीसरा है स्टेनलेस स्टील, यह भी इसका ऑप्शन नहीं है। इसका सही ऑप्शन है सॉलिड ड्रॉन स्टील। क्या अपना सॉलिड ड्रॉन स्टील, उसको अभी आप जाके नहीं अपनी बुक में एक बार देखना और कंफर्म करना, ठीक है। 15 mm मोटी एमएच प्लेट को काटने के लिए किस नोजल आकार का चयन किया जाता है ना। तो उसके लिए अपन गैस वेल्डिंग चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे हमको बताया है कि भाई कितनी मोटी प्लेट को काटने के लिए किस नोजल का प्रयोग करना चाहिए। तो अपन वो सारणी देखेंगे तो सारणी में हमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है अपना। तो जो सारणी देख के जो है ना, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है, इसका जो सही आंसर है 1.2 mm। इसका आंसर क्या है अपना, इसका आंसर है 1.2 mm। 2 mm के लिए आपको सारणी का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे अपना कितना है इसका 1.2 mm का जो है ना साइज के नोजल का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना 1.2 mm नोजल आकार का चयन करना चाहिए। 1.6 mm भी नहीं है, 2.0 mm भी नहीं है, ठीक है। यदि आपको कंफर्म करना है तो आप आर्यंत या एनके की बुक में इसकी सारणी दी है, वहाँ पे जाके अपन देख सकते हैं कि हमको कितनी मोटी प्लेट के लिए किस साइज के नोजल का चयन करना चाहिए। ये परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन आता ही है, आएगा ही। तो आप है ना सभी साइजों का जो है किस साइज के नोजल में किस साइज की प्लेट यूज करते हैं, या कितनी मोटी प्लेट में किस साइज का नोजल यूज करते हैं, ये प्रश्न अपना एक याद कर लें, तैयारी कर लें, आपको ये क्वेश्चन आएगा। कि विद्युत धारा खालिज तार में आसानी से प्रभावित होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है सही है। ये विद्युत धारा किसमें बहेगी, चालक में। किसमें बहेगी अपना, गुड कंडक्टर में अच्छा बहेगी। कुछ चालक में तो बह नहीं सकती है ना, लकड़ी में बहेगी अपना। क्या अधातु नॉन मेटल, जो मेटल नहीं है, उसमें बहेगी अपना। क्या नहीं बहेगी भाई अपना, आलप जी सो ही नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है अपना, कंडक्टर, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है अपना बोल्टिंग इसे डैश 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 जॉइंट। बोल्टिंग एक खालिस्तान जोड़ है ना। तो बोल्टिंग एक सीधी सी बात है कि अस्थायी जोड़ है, ये क्लियर है ना। तो अपने को जोड़ों को समझ लेना है। इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, कौन सा आएगा, अस्थायी आएगा, स्थायी आएगा, या तो अस्थायी आता है, स्थायी आता है ना। तो ये आपको इसकी तैयारी भी रखना है, अच्छे से चैप्टर को पढ़ के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आपको हर साल मेन एग्जाम में आना ही आना है। अब बोल्टिंग भी आ सकता है, स्क्रू भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी अच्छे से तैयारी करें अपन। तो यहाँ पर जो बोल्टिंग है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसका आंसर दें। सही आंसर है अस्थायी जोड़, ठीक है। अगला है किस प्रकार का विकिरण आँख में प्रवेश करता है और रेटिना पर जलन पैदा करता है ना। तो जैसा कि आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा या बुक में पढ़ा होगा कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम होती है आर्क आई। उसे अपन क्या बोलते हैं, आर्क आई। मतलब अपनी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और हमारी आंखें गड़ती हैं। क्यों गड़ती हैं, क्योंकि हम खुली आंखों से वेल्डिंग को देख लेते हैं, है ना। तो खुली आंखों से हम वेल्डिंग देखते हैं, तो वेल्डिंग के दौरान क्या है, वहाँ से कौन सी किरणें पैदा होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, ये हमारी आंखों में ये प्रॉब्लम पैदा करती है ना। हमारी रेटिना में ये प्रॉब्लम पैदा करती है। कौन पैदा करती है, पराबैंगनी किरणें। इनसे बचने के लिए हमें है ना गूगल्स का या फिर हैंड स्क्रीन हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम नहीं करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, रेटिना में जलन पैदा होगी, ठीक है अपना। तो इंफ्रारेड नहीं है, अल्ट्रावायलेट सही है अपना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा अपना, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, ठीक है। इंफ्रारेड भी नहीं है, सोलर लाइट भी नहीं, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म धातु के कण से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है ना। फिर से अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म धातु के कण से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। ये हमको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही हम इसका आंसर देना है ना। हम जल्दबाजी में कहीं भी आंसर दे सकते हैं, या कोई बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ये तो सभी अपना शरीर की सुरक्षा करते हैं, तो है ना शरीर की सुरक्षा करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, एक निश्चित भाग की सुरक्षा करते हैं। जैसे हेलमेट है अपना, सिर्फ आपके ये सर की सुरक्षा करता है। लेग गार्ड पैरों की सुरक्षा करते हैं। हैंड स्लीव्स
बाजू की सुरक्षा करते हैं। लेकिन जो लेदर एप्रॉन है अपना, है ना, ये हमारा जो सामने का जो शरीर का हिस्सा है इसका सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा कि वेल्डिंग करते समय शरीर को, क्या बोला इसने, शरीर को, ना सर को बोला है, ना पैर को बोला है, ना हाथ को बोला है। तो हमको यहाँ पे आंसर देना है लेदर एप्रॉन, है ना। क्या आएगा अपना, लेदर एप्रॉन इसका सही आंसर आएगा। ये अपने को प्रश्न पढ़ के ही अच्छे से आंसर देना है। ये जल्दी जल्दी में हम, है ना, कहीं भी आंसर दे देंगे, समझेंगे नहीं इनको, तो हम गलत आंसर दे सकते हैं, है ना। तो सबको समझ में आ गया होगा। हेलमेट मतलब जो अपन सर पे लगाते हैं, लेग गार्ड पैरों में लगाने के लिए अपने को लेग गार्ड चमड़े के इक्विपमेंट मिलते हैं, है ना, पैरों की सुरक्षा के लिए उनको अपन पैरों में बांध लेते हैं। हैंड स्लीव्स सबने आई में देखी होगी अपनी, है ना, अपनी बाजुओं के ऊपर बांधी गई जो मिलती है उसे अपन हैंड स्लीव्स बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों नहीं होंगे, इसका सही आंसर क्या है, लेदर एप्रॉन। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी स्थायी फास्टनिंग है ना। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा शब्द का चेंज किया, फास्टनिंग, है ना। फास्टनर क्या होते हैं अपने, है ना, ये जोड़ लगाने की एक विधि है फास्टनिंग, है ना। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्थायी फास्टनिंग, मतलब स्थायी जोड़, है ना। तो हमको ये समझना होगा कि फास्टनिंग शब्द का अर्थ क्या है। तो फास्टनिंग का मतलब हो गया जोड़ लगाना, है ना। अब इसने यहाँ वही दे दिया है, स्क्रू फास्टनिंग, मतलब स्क्रू से जोड़ लगाना। फास्टनिंग बाय बोल्ट और नट द्वारा फास्टनिंग, नट बोल्ट द्वारा फास्टनिंग करना, है ना। ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग में भी हम क्या करते हैं, दो धातु या अधातु को आपस में दो जोड़ते हैं अपन। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, ब्रिजिंग। क्या बोलते हैं अपन, ब्रिजिंग। वेल्डिंग, वेल्डिंग है अपना, है ना। तो ब्रिजिंग अपने अर्धस्थायी जोड़ में आते हैं। ये वही जोड़ वाले क्वेश्चन है, इसने जोड़ वाले क्वेश्चन को फास्टनिंग लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। फास्टनिंग का मतलब है जोड़ लगाना, स्थायी जोड़, है ना, मतलब स्थायी जोड़ लगाना। तो स्थायी जोड़ लगाना, तो स्थायी जोड़ स्क्रू फास्टनिंग क्या हो गया अपना, अस्थायी जोड़ हो गया। नट बोल्ट नट द्वारा अस्थायी फास्टनिंग हो गया। ब्रेजिंग अपना क्या हो गया, अर्धस्थायी हो गया। तो यहाँ पे वेल्डिंग है, क्या है अपना, ये स्थायी जोड़ अपना क्या है, यहाँ पे आंसर आएगा वेल्डिंग। क्या आएगा अपना, वेल्डिंग। तो इनमें से भी आपके क्वेश्चन परीक्षा में आनी आना है, अस्थायी, अर्धस्थायी, स्थायी। तो उसको अच्छे से अपन समझ लें, याद कर लें। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अब सबसे पहले अपन ये याद कर लो कि भैया स्थायी जोड़ अपना कौन है, वेल्डिंग। अर्धस्थायी में अपने क्या आ जाते हैं, बोल्टिंग और स्क्रूइंग अपना, है ना। तो बच क्या गए अपने, बचे वाले अपने अर्धस्थायी हो गए, है ना। अच्छा, डिवाइड करके हम शांति दिमाग से याद कर लें तो हम इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। और यदि नहीं समझेंगे तो फिर हम गलत आंसर देंगे और हमारे नंबर कटेंगे। ठीक है, अब वेल्डिंग में हाथ द्वारा किनारों की तैयारी तो निम्न में से किस औजार द्वारा की जाती है। फिर से, वेल्डिंग में हाथ द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कटाई निम्न में से किस औजार द्वारा की जाती है। इसमें दिया चीजल, हथौड़ा, हेक्सा, है ना। अब छेनी से अपन सीधे तो काट नहीं सकते ना, छेनी चलाने के लिए अपने को हथौड़ा चाहिए। ठीक है, और हेक्सा अपन हाथ से कटिंग करते हैं। तो ये तीनों अपने क्या हो गए, कटिंग टूल में आएंगे। क्या में आएंगे, तीनों औजार जो हैं अपने, है ना, कटाई के काम आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, सभी। क्या आएगा अपना, सभी। चीजल भी आएगा, हथौड़ा और हेक्सा। तो यहाँ पर बिल्कुल अपन इसका आंसर दे सकते हैं, ऑल ऑफ दिस, ऑल दिस, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि सिलेंडर ट्रॉली ना उपलब्ध हो तो सिलेंडर को कैसे खिसकाया जाएगा। ठीक है, इफ सिलेंडर ट्रॉली इज नॉट अवेलेबल, सिलेंडर शुड बी मूव बाय, है ना। यदि सिलेंडर ट्रॉली ना उपलब्ध हो तो सिलेंडर को कैसे खिसकाया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अपने को अच्छे से समझना है कि, है ना, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए क्या है। पहला दिया टिल्टिंग एंड मूविंग, कंधे का सहारा देकर लुकाना। इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर अपना खड़ी अवस्था में ही रहेगा, वर्टिकल में रहेगा, और अपन उसको धीरे धीरे रोलिंग करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। दूसरा सरकाकर मतलब अब सरकाना, उसको एक जगह से अपन सरकाएंगे, है ना। फिर ड्रैगिंग, खींच कर, तो ये भी नहीं संभव है। रोलिंग, लुढ़काकर, तो बच्चा क्या करता है कि लुढ़काकर में क्लिक कर देता है। अब ये लुढ़काकर नहीं, ये हॉरिजॉन्टली लुढ़काकर हो गया अपने। क्या हो गया ये, मतलब हम आड़ा करके लुढ़का के इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो ये गलत तरीका है ना। खींच कर ले जाना भी गलत तरीका है, स्लाइडिंग भी गलत तरीका है। तो अब यहाँ पर अपन जो अपना सिलेंडर खड़ा है वहीं पे खड़े खड़े उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे कंधे का सहारा देकर मूव करेंगे, है ना। तो इस पर आएगा कंधे का सहारा देकर लुढ़काना। ठीक है, अब इसका मैंने बच्चों को टेस्ट लिया था तो बहुत सारे बच्चों ने उस पर क्या करा था,
लुढ़काकर किया था, किसी भी ने भी अपना कंधे का सहारा देकर नहीं किया था। यहाँ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सिंपल आपने कह दे रहा लुढ़काकर, तो आदमी यहाँ पे क्लिक कर देता, लेकिन इसका आंसर ये गलत है। लुढ़काकर नहीं है, कंधे का सहारा देकर लुढ़काना, खड़े खड़े इसको अपने को घुमा के लेके जाना है, ये सही तरीका है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, कंधे का सहारा देकर लुढ़काना। ठीक है, प्रश्न को समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो फिर वही क्वेश्चन में रिपीट हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस अवस्था वेल्डिंग है ना। तो यहाँ पर अपने को नहीं, जो अपन वेल्डिंग जब अपने पढ़े होंगे, हम नहीं पढ़े तो अपन अभी भी जाके अपन अच्छे से समझें, हर एक वेल्डिंग विधि को पढ़ें और हर एक वेल्डिंग विधि को समझें, उसके बाद ही हम इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं कि कौन सी विधि में फ्यूजन विधि है और कौन सी नॉन फ्यूजन विधि है ना। एक वेल्डिंग चार्ट है, समझें। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसका वेल्डिंग चार्ट का भी एक वीडियो बना के मैं जल्द से जल्द डालूँ, जिससे कि आप हर एक वेल्डिंग विधि को समझकर उसका आंसर दे सकें, है ना। यदि हम नहीं समझेंगे तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। जैसे कि एग्जांपल है अपना इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग कैसे होती है, अपना ये इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, है ना। जिसमें अपन फ्लक्स डालते हैं वो अपनी होगी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, जिसमें अपन, है ना, सील्डिंग के लिए गैस का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। तो अब इन दोनों में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है, क्या होती है अपना, और जब इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी तो क्या करती है अपना, वो मेटल को फ्यूज़ करती है। क्या करती है अपना, मतलब उसकी स्थिति को बदल देती है, ठोस से लिक्विड में बना देती है, उसको अपन बोलते हैं फ्यूज़ होना। ठीक है, तो यहाँ पर धातु फ्यूज़ होगी ना अपना, तो ये ठोस अवस्था वेल्डिंग रहेगी अपने, कि नहीं रहेगी। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि ठोस अवस्था वेल्डिंग का मतलब क्या है कि उसकी अवस्था ठोस ही रहती है और उस अवस्था में वेल्डिंग कर देते हैं। अब ठोस में तो वेल्डिंग हो नहीं सकती ना, तो उसको अपन इतना गर्म करते हैं कि बिल्कुल लाल कर लेते हैं, और वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। मुलायम होना एक अलग चीज़ है, इसको बोलते हैं अपन प्लास्टिक स्थिति। क्या बोलते हैं, तो प्लास्टिक स्थिति में जब अपन उसको, है ना, प्रेशर से दबा के जोड़ देते हैं तो उसे अपन ठोस अवस्था वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ठोस अवस्था वेल्डिंग है, तो जैसे इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग है, और हमने इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग को समझा ही नहीं है तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे ना। तो यहाँ पे अपन शील्डिंग के लिए क्या कर रहे हैं, गैस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, नीचे अपन आर्क बना रहे हैं। आर्क बना रहे हैं ना, तो आर्क बनाएंगे तो क्या होगा, अपना मेटल फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आंसर भी इसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल फ्यूज़ हो रहा है ना, फ्यूजन हो रहा है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अब प्रोजेक्शन वेल्डिंग किसका भाग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं। कैसे गर्म करते हैं अपन, बिजली के द्वारा, बिजली का करंट देते हैं। उससे क्या होता है कि बिल्कुल लाल हो जाता है, जैसे लाल होता है तो और प्लास्टिक कंडीशन में आता है, तो हम विद्युत की सप्लाई बंद कर देते हैं और प्रेशर से दबा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि जो हमारा मेटल था उसको हमने फ्यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया यहाँ पे अपना, उसको ठोस अवस्था में ही रखा, है ना। और जैसे ही वो मुलायम हुआ उसको हमने प्रेशर से दबा के जोड़ दिया, तो अपना प्रोजेक्शन वेल्डिंग है ना। तो इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर 2 अपना क्या आएगा, अपना प्रोजेक्शन वेल्डिंग। क्या आएगा अपना, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इसका सही आंसर ये आएगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। अब एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होता है ना, इसमें हम एक्सप्लोजन करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों जो मेटल के दोनों किनारे अपने क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं अपना, और फ्यूज़ होकर आपस में जुड़ जाते हैं अपना। तो यहाँ भी फ्यूजन हो रहा है ना अपना। अब थर्मिट वेल्डिंग में अपन, है ना, रासायनिक वेल्डिंग बोलते हैं अपन। यहाँ भी अपन क्या करते हैं, मेटल को फ्यूज़ करते हैं। तो अपन इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में भी फ्यूज़ कर रहे हैं, विस्फोटक वेल्डिंग में भी फ्यूज़ कर रहे हैं, थर्मिट वेल्डिंग में भी फ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्शन वेल्डिंग में अपन फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे प्लास्टिक की स्थिति में लाके क्या कर रहे हैं, प्रेशर से दबा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपना प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हमें समझना है हर एक क्वेश्चन, उसके बाद इसका जवाब देना है। वो नहीं समझेंगे, हम तुक्का मारेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 है अपना, गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे की विशेषता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसने यहाँ पे क्या पूछा, विशेषता। गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे की विशेषता है, मतलब चश्मे तो है आपके पास, मगर उसकी विशेषता क्या है भाई, है ना। विशेषता क्या है यहाँ समझना है। ठीक है, आवश्यकता अलग चीज़ होती है, विशेषता अलग होती है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, आर्क रेडिएशन से बचाओ। बचाव क्या है, क्या करता है ये, मतलब चश्मा क्या करता है, आपको रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, बचाएगा, आप लगाएंगे तो बचाएगा, लेकिन क्यों बचाएगा वो, है ना, बचाएगा, लेकिन प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन। जो आपको में जो आपका चश्मा है वो आपको क्या करेगा, बचाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाएगा, आपको प्रोटेक्शन ऑफ इंफ्रारेड किरणें, इससे भी बचाएगा। लेकिन कब बचाएगा, कंडीशन है ना। मान लो आपने
वाइट गूगल्स लगा लिए अपना है, बिना फिल्टरलेस वाले आपने गूगल्स लगा लिए, तो क्या आपको बचाएगा या वो अपना नहीं बचाएगा। वो कब बचाएगा, जब आपकी जो चश्मा है आपका गूगल है वो क्या हो, फिल्टरलेस युक्त। फिल्टरलेस युक्त मतलब काला हो, डार्क हो अपना। अब कितना डार्क होना चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी चमक पैदा हो रही है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उस लेंस का अपन चश्मा यूज़ करते हैं। जैसे आर्क वेल्डिंग में हमको ज़्यादा चमक प्राप्त होती है तो हम उसमें ज़्यादा लेंस का यूज़ करते हैं ना। तो नंबर होते हैं, फिल्टर लेंस के नंबर होते हैं, जो गूगल्स के नंबर होते हैं अपने 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। तो हम कौन सी वेल्डिंग कर रहे हैं और वहाँ पे कितना ज़्यादा तेज प्रकाश पैदा हो रहा है ना, वो हिसाब से हम क्या करते हैं, फिल्टरलेस युक्त गूगल को अपन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर विशेषता क्या है, फिल्टरलेस युक्त क्या हो गया अपना, फिल्टरलेस युक्त। बचाव तब होगा जब आप फिल्टरलेस युक्त चश्मों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने को यहाँ क्वेश्चन समझना है। बहुत सारे बच्चे नहीं नॉर्मली की जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव होता है ना, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। और मैं विशेषता इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी पिछला बच्चों का टेस्ट लिया था तो उसमें मैक्सिमम बच्चों ने अल्ट्रावायलेट किरणों में जवाब दिया था, फिल्टरलेस युक्त में किसी ने जवाब नहीं दिया था। हाँ, तो ऐसी गलती कॉमन हो जाती हैं क्योंकि हम गहराई से नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मल है ना बुक से रट किया जाते हैं, और यहाँ पे फिर हम प्रश्न को समझते नहीं हैं और आंसर दे देते हैं, और हमारे आंसर क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो पेपर में आपको उस तरीके से घुमाया जाता है, तो हमको घूमना नहीं है। पेपर में अपना पूरा समय देना है, पूरे टाइम में बैठना है, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि ये पूछ क्या रहा है ना, उसके बाद हमको जवाब देना है। ठीक है, तो अपन इसका आंसर यहाँ पे क्या देंगे, फिल्टरलेस युक्त। क्या आंसर आएगा इसका, इक्विप्ड विथ फिल्टर। इसकी विशेषता है क्या है, ये फिल्टरलेस युक्त। फिल्टरलेस युक्त होगा तभी अपन इसका वेल्डिंग में अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन अर्थ क्लैम्प्स यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। सिंपल से इसने पूछा है कि आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैम्प का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा अपना, आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैम्प का उपयोग किया जाता है। भाई समझो यहाँ पे अपना क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया अपने को, वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को पकड़ें। तो अपन अर्थ क्लैम्प से क्या इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते। अपन कहाँ से पकड़ते हैं, होल्डर से पकड़ते हैं। अर्थिंग केबल को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, नहीं करते अपन। ठीक है अपना, ये भी अपना इसका ये भी नहीं होगा। अगला है अपना ऑप्शन, यहाँ पे देखो भी बड़ा होगा, छोटा करते हैं इसको अपन। अब तीसरा ऑप्शन है, टू कनेक्ट द अर्थिंग केबल टू वर्क पीस, है ना। अर्थिंग केबल को वर्क पीस से कनेक्ट करना है ना। वर्क पीस मतलब अपना जॉब है। अब अपन यदि वेल्डिंग टेबल में कनेक्ट करेंगे तो वो नीचे अपन जॉब ही रखते हैं ना, तो जॉब से कनेक्टिविटी कहलाएगी उसकी अपना, है ना। तो अर्थिंग केबल को वर्क पीस से कनेक्ट करें, तो अर्थिंग केबल को अपने को वर्क पीस से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। चौथा है, टू करंट फ्लो द अर्थिंग केबल टू इलेक्ट्रोड। अर्थिंग केबल से इलेक्ट्रोड तक वर्तमान प्रवाह के लिए, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर आएगा अपने को ऑप्शन 3। क्या आएगा अपना, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3, टू कनेक्ट द अर्थिंग केबल टू वर्क पीस। ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको वहाँ समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है ना। तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं, अपनी आदत में डालो, है ना, कि क्वेश्चन को हमको अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल समझने के बाद ही जवाब देना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16 अपना क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज खालिस्तान यूज्ड, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम खालिस्तान उपयोग होता है ना। 2 ही नियम होते हैं, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। आप एक नियम याद कर लो तो दूसरे नियम आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है अपना, तो आपने यदि अच्छे से विद्युत धारा का चैप्टर जो पढ़ा होगा अपना, है ना, तो उसमें आपको बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, बहुत सारे नियम बताए हैं। तो जो अपना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ये क्या करता है, कहाँ पे यूज होता है, ये विद्युत मोटर में। कहाँ पे होता है, विद्युत मोटर में। दाएं हाथ का जो नियम होता है विद्युत जनरेटर में, जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है ना। तो हमको यदि हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं, और हमको ये ना याद कर लेना चाहिए। ये मैक्सिमम ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि कौन सा नियम किस जगह पे काम करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर में नहीं है, हीट में नहीं है। इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, इन इलेक्ट्रिक मोटर। क्या आएगा अपना, विद्युत मोटर में। क्या आएगा अपना, विद्युत मोटर में। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
प्रश्न नंबर 17, ये क्या है बेटा? प्रतिरोध को मापा जाता है ना? तो प्रतिरोध को हमेशा कहाँ में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। ये भी विद्युत का चैप्टर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपना जूल में नहीं मापा जाता, कौलम में नहीं मापा जाता, मीट्रिक टन में नहीं मापा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा अपना? ओम में। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, तो इसके लिए भी हमको जो है मेल्टिंग पॉइंट सभी धातुओं को याद होने चाहिए, क्योंकि यदि आप एक वेल्डर हैं और आपको वेल्डिंग करनी है तो आपके पास ये सभी धातुएं वेल्डिंग के लिए आएंगी, है ना? तो उसके हिसाब से अपने को वहाँ पे करंट की सेटिंग या फिर अपना फ्लेम की सेटिंग, गैस वेल्डिंग का तो फ्लेम की सेटिंग, आर्क यदि हम करते हैं तो हमें करंट की सेटिंग करनी चाहिए। और हमको यदि इनका गलनांक याद नहीं होगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट याद नहीं होगा, तो हम अच्छी वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी परीक्षा में एक आना ही आना है, किसी न किसी धातु का गलनांक आपको अवश्य पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा इसने अपना क्या है? तांबे का गलनांक बिंदु क्या है। ठीक है, तो इसका पहला ही आंसर है अपना 1080। क्या आएगा अपना? 1080 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा अपना? ठीक है, 1085 नहीं है, 1092 नहीं है, 1100 भी नहीं है ना? एक्चुअल में मैंने पढ़ा था 1083, है ना? 1083 तो 1080 यही आपका आएगा, बढ़ेगा तो नहीं अपना, है ना? तो यहाँ पे 1083 तो नहीं दिया है, तो अपन ऑप्शन 1 लेंगे 1080। ठीक है, मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है ना? तो अपन ने जब आपने थ्योरी की बुक पढ़ी होगी तो पहले ही था अपना, पहले चैप्टर था प्राथमिक उपचार। क्या था अपना? फर्स्ट एड। क्या था अपना? प्राथमिक चिकित्सा। दूसरी चिकित्सा फर्स्ट ट्रीटमेंट, प्राथमिक। यहाँ पे इसने पूछा कि मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। उपचार दिया जाता है तो प्राथमिक चिकित्सा की जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, है ना? अपने को उपचार दिया जाता है, तो पूछा क्या अपन से? उपचार। तो आंसर भी अपन क्या देंगे? उपचार में देंगे, चिकित्सा में नहीं देंगे। अपन क्या देंगे? उपचार का आंसर उपचार से ही देंगे। तो अपन क्या बोलेंगे इसको? प्राथमिक उपचार। क्या बोलेंगे अपन? फर्स्ट ट्रीटमेंट। मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपचार, फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राथमिक उपचार भी देंगे ना उसको अपन। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।